नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी ये तो 3 दिसंबर को मतगणना के बाद ही साफ होगा, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़ों ने सियासी दलों में हलचलें भी तेज कर दी हैं। अलग अलग एग्जिट पोल्स के अनुमान अलग अलग हैं। एजेंसियों के एग्जिट पोल के नतीजे सभी को चौंका रहे हैं। राजस्थान की बात करें तो आधे एग्जिट पोल में बीजेपी को बहुमत, तो वहीं आधे में कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई दे रही है। एक और जहां कांग्रेस पार्टी 3 दशक पुराने रिवाज को तोड़ने की कोशिश कर रही है और लगातार दूसरी बार सरकार बनाने को लेकर पूरा दमखम लगाया है, तो दूसरी तरफ विपक्ष में बैठी भाजपा को भरोसा है कि इस बार जनता उसे मौका देगी। लेकिन दोनों ही दलों के लिए निर्दलीय और बागी परेशानी का सबब बने हुए हैं। अंदर खाने खबर आ रही है कि दोनों ही पार्टियां बागियों और निर्दलियों से संपर्क साध रही हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि किसके सिर जीत का ताज सजेगा। बात इसी मुद्दे पर कि राजस्थान में बदलेगा राज या रिवाज। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ है पीसीसी महासचिव आरसी चौधरी जी। स्वागत है आरसी जी आपका। प्रवक्ता बीजेपी से अपूर्वा सिंह जी भी चर्चा में शामिल हुई। बहुत स्वागत है अपूर्वा जी आपका। और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक देवेंद्र शास्त्री जी भी मौजूद हैं। देवेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है बिग फाइट लाइव में। शुरुआत आरसी जी आपसे ही करते हैं। सवाल तो यही जो आज हमारे बिग फाइट का टाइटल है, बदलेगा राज या रिवाज, क्योंकि जो एग्जिट पोल है वो कहीं ना कहीं संजीवनी का काम करे। क्योंकि पहले एक तरफा कहा जा रहा था कि जैसे 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस का राज रहा है ऐसे ही जनता चुनेगी, आंकड़े भी आने लगे थे। लेकिन इसके बाद जब एग्जिट पोल आए तो कहीं ना कहीं 50-50 नजर आ रहा है। सीट्स को लेकर बात करें या अपने अपने दावे पोल्स की बात करें, अब इसके बाद सवाल ये उठ रहा है, राज बदलेगा या रिवाज? श्वेता जी, लोकतंत्र के अंदर जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। 2018 में हम जब जनता की अदालत में गए थे, जो घोषणा पत्र हमने बनाया था उसे 27 दिसंबर 2018 को माननीय मुख्यमंत्री ने सरकारी दस्तावेज बना के उन तमाम विभागों को भेजा जो हमारा एक दर्पण के तौर पे काम किया। माननीय मुख्यमंत्री ने प्रति वर्ष उस घोषणा पत्र का लेखा जोखा जनता की अदालत में रखा और बजट की घोषणाओं का रखा। और जैसे जैसे उपचुनाव आए उन उपचुनाव के अंदर जनता ने हमें बेहद आशीर्वाद दिया। हमेशा हम सब ने ये ट्रेंड देखा था कि सत्ता के खिलाफ में नाराजगी दर्शाने के लिए जो उपचुनाव होते हैं उनके माध्यम से कहीं ना कहीं नाराजगी दिखाई जाती है। माननीय मुख्यमंत्री ने 3 साल पहले इस बात का जिक्र किया कि राजस्थान की जनता इस बार रिवाज बदलेगी। जिस बात का आपने जिक्र किया, 3 दशक के बाद में जो पूरे देश के अंदर एक सिनेरियो बन जाता था, राजस्थान की जनता में एक वोकल होता था, सरकार के खिलाफ में एंटी इनकम्बेंसी होती थी। लेकिन वैश्विक महामारी का दौर हो, उस समय भी राजस्थान की अगर 8 करोड़ जनता के साथ में कंधे से कंधा मिला के राजस्थान की सरकार खड़ी थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खड़े, राजस्थान की ऑक्सीजन जब दिल्ली दी जा रही थी तो हम उड़ीसा से और पश्चिम बंगाल से लाके, चाहे रेमडेसिविर जैसे 40,000 की इंजेक्शन हो, लोगों को एक भरोसा राजस्थान की जनता ने दिया। पड़ोसी राज्य जो डबल इंजन की सरकारें थी उनके मरीज भी राजस्थान आ रहे थे क्योंकि उनके हॉस्पिटल हाँपने लगे थे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आज आपने जो अपना रखा है मुद्दा कि राज बदलेगा या रिवाज, ये रिवाज बदलने जा रहा है और कांग्रेस की सरकार पुनः बनने जा रही है। ये आज चर्चा हम पुनः तमाम जो मीडिया है वो चीजें कर रहा है। इसलिए मैं राजस्थान की जनता का साधुवाद करना चाहता हूं कि वो लोकतंत्र की प्रहरी बनके राजस्थान के अंदर एक सांप्रदायिक दंगा नहीं होने दिया, एक ध्रुवीकरण नहीं होने दिया, मुद्दों पे अपनी बात रखी। माननीय मुख्यमंत्री ने जो योजनाएं राजस्थान की जनता को सौगात के तौर पे दी थी उन पे मोहर लगाते हुए आज तक राजस्थान के यही आधार देखिए कांग्रेस बता रही, यही आधार बता रही है कि जो योजनाएं लेकर आए, जो राहत आम जन को दिया, इसलिए एंटी इनकम्बेंसी नजर नहीं आई, इसलिए इतनी नाराजगी जनता के बीच रही थी। और इसलिए दावे बार बार कांग्रेस ने किए कि एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी और राजस्थान में रिवाज बदलेगा। लेकिन अपूर्वा जी, इन सब के बीच में बहुत बेहतर काम हुए, लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्दे विपक्ष ने उठाए, बीजेपी ने उठाए राजस्थान में लेकर, फिर चाहे कि रीट की परीक्षा जो आप लोग के चुनाव में भी मुद्दा रहा है उसको लेकर सवाल उठाते रहे हैं, महिला अत्याचार को लेकर सवाल उठाया जाता रहा है, भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठाया जाता है। और आप लोग ये कह रहे हैं कि अच्छा जो भी हुआ हो, लेकिन जो ये मुद्दे थे इस वजह से जनता बीजेपी के साथ जाएगी। तो क्या बीजेपी इस एग्जिट पोल जो कि बीजेपी के लिए भी बहुत पॉजिटिव है उसके साथ ही जाएगी और ये मान रही है कि राज ही बदलने वाला है, रिवाज नहीं?
श्वेता जी, देखिए, मैं सभी एग्जिट पोल्स का बहुत तहे दिल से सम्मान करती हूँ, मगर जब ये एग्जिट पोल नतीजों में तब्दील होंगे तो आप देखिएगा कि बीजेपी जो है वो बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही स्पेसियस मेजॉरिटी की तरफ आगे अग्रसित होगी। दूसरा विषय ये है कि पहले तो जो ईश स्वरूपी हमारी जनता है उसका बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि एग्जिट पोल तो केवल अनुमान होते हैं, पर जनता ने तो अपना आशीर्वाद, ईश स्वरूपी जनता ने अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्रोवाइड कर दिया है। जहां तक अभी चौधरी साहब भी कह रहे थे कि साहब हमने कोरोना काल के अंदर बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया, मुझे आज भी वो समय याद है, हॉस्पिटल के अंदर मरीज इस तरीके से मर रहे थे जैसे जल बिन मछली तड़प के मरती है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की खरीद के अंदर जो इनकी सरकार ने घोटाले किए, उस वक्त लोग मर रहे थे पर इनके घोटाले बंद नहीं हो रहे थे। राजस्थान की वो स्थिति थी कि यहाँ पे पराकाष्ठा का कुशासन रहा, पराकाष्ठा का भ्रष्टाचार रहा, पराकाष्ठा की असुरक्षा रही और पराकाष्ठा का ही तुष्टीकरण रहा, मगर सरकार ने इसकी तरफ बिल्कुल पलट के नहीं देखा। अगर मैं सरकार के पीछे विगत के 5 सालों का एनालिसिस करूं तो आप उसको 2 भागों में बांट सकते हैं, एक 4.5 साल और एक आखिरी के 6 महीने। 4.5 साल इन्होंने जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर गुड गवर्नेंस थी उसको बिल्कुल इन्होंने मिस किया, इन्होंने उसको बिल्कुल टैप नहीं किया कांग्रेस ने। यहाँ की महिलाओं की आबरू लुटती रही, युवाओं के सपने टूटते रहे, नागरिकों की सुरक्षा जो है वो रुंधती रही, मगर इन लोगों ने उसमें बिल्कुल पलट के नहीं देखा। और जैसे ही, क्योंकि इनको अपनी आंख बंद करनी पड़ी, सत्ता और कुर्सी की बचाव के लिए इनको अपनी आंख बंद करनी पड़ी। इनके जितने भी 199 और प्रत्याशी थे या जीते हुए विधायक थे या मंत्री थे, उन सब ने चरम का भ्रष्टाचार किया। ये लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी, या मैं ये कहूं कि 2 पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा इस बार कांग्रेस बनाम जनता की लड़ाई है। जनता की जो इन 6 महीने की योजनाओं की दुहाई देते हैं, जनता की स्थिति ये है कि उन योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी जब जनता गई तो उनको भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ा। यही आधार बीजेपी का है कि बीजेपी की सरकार राजस्थान में बनेगी और जनता बीजेपी के साथ जाएगी। देखिए, जनता ने तो आशीर्वाद बिल्कुल बीजेपी की झोली में डाल दिया है, और मैं कहती हूँ ये हम अपनी जीत से ज्यादा जो है वो हम जनता का एक आदेश पत्र मानते हैं कि जनता ने अपने सपनों को, अपने हौसलों को दोबारा से उड़ान देने के लिए जो है ये क्रियान्वित आदेश जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया। ठीक है, देवेंद्र शास्त्री जी, देखिए, अपूर्वा जी ने जो कहा, आरसी जी ने जो कहा, दोनों के अपनी अपनी पार्टी के दावे थे कि आखिर क्यों सरकार हमारी बनेगी, यानी कि कोई कह रहा है कि राज बदलेगा, कोई कह रहा है रिवाज बदलेगा। लेकिन इन सबसे जो एक बात अभी अपूर्वा जी ने कही कि 5 साल के कार्यकाल को 4.5 साल और 6 महीने का कार्यकाल, जनता के ऊपर असर या छाप किसने छोड़ी होगी और उसी आधार पर वोट पड़े होंगे, आपको लगता है? देखो श्वेता, जो एग्जिट पोल आए हैं वो तो इतने कंफ्यूजिंग है कि आप उनके आधार पे बहुत सटीक आप ये बात नहीं कह सकते कि ये सरकार बन रही है और ये हार रहे हैं या ये जीत रहे हैं। ये देखिए कि बहुत ही प्रोफेशनल ढंग से, बहुत ही बिजनेस तरीके से ये एग्जिट पोल आजकल आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो भी एक्यूरेट नहीं बता रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक ऐसे नहीं होता है। ऐसे एग्जिट पोल नहीं बताए जाते हैं, फिगर 1 दिया जाता है, लेकिन आप देख रहे हैं कि 2 फिगर दिया जा रहा है, काफ़ी अंतर के साथ दिया जा रहा है। तो एक तो मैं ये कह रहा हूँ कि एग्जिट पोल राजस्थान में क्या पूरे 5 स्टेट में भी क्लियरिटी के साथ कुछ जानकारी नहीं दे रहे। अब रही बात के दोनों पार्टियां, अपूर्वा जी कह रही हैं कि उनको क्यों मैंडेट मिलेगा और चौधरी साहब कह रहे हैं कि उनकी सरकार को क्यों मैंडेट मिलेगा। अपूर्वा जी की इस बात से तो मैं कुछ हद तक सहमत हूं कि ये ठीक है कि गवर्नेंस वाला जो एक पीरियड था शुरुआत का 2-3 साल का, वो शायद उतना जनता को उतना अट्रैक्ट नहीं किया। लेकिन ये जो चुनाव हैं हमारे राजस्थान ही नहीं पूरे देश की चुनावों की एक ट्रेजेडी ये है कि कुछ ही समय के अंदर वोटर को बरगला करके आप फैसले बदल सकते हैं। तो जो अभी जो ये चुनाव हुए हैं ये 2 मुद्दों पर हुए। जो कांग्रेस ने जो चुनाव लड़ा वो अनाउंसमेंट हैं, जनता के इंटरेस्ट की कुछ योजनाएं हैं जिनको इन्होंने घोषित किया और जिनके बारे में ये मानते हैं कि ये मुद्दों की लड़ाई है जो हम लोग इस चुनाव में लड़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी और धर्म के आधार पे चुनाव लड़ा। उन्होंने जिस तरह का भी एक धार्मिक डिवाइड हो सकता है और उससे जो वोटर्स को अट्रैक्ट किया जा सकता है वो गेम प्ले किया। अब देखने की बात है कि राजस्थान की जनता इन दोनों में से किसको चुन रही है। मुझे लग रहा है कि एक मैच्योरिटी लेवल अब आ गया है कि जनता जो है अब डिलीवरी चाहती है, काम चाहती है।
अब बाकी के नैरेटिव क्रिएट करने से अब जनता शायद बचने की कोशिश कर रही है, और फैसला जो आए वो आप ईवीएम के अंदर बंद है। आज प्रेडिक्शन करना तो ज्योतिषी बन जाना है, लेकिन मुझे लगता है कि मैच्योरिटी वाला फैसला आना चाहिए। और जिस भी सरकार को मैंडेट मिलेगा, मुझे लग रहा है कि वो क्लियर मैंडेट आने वाला है, कंफ्यूजिंग मैंडेट नहीं है। ओपिनियन पोल भले ही कंफ्यूजन पैदा करें, लेकिन एकदम साफ साफ फैसला राजस्थान में आएगा। ठीक है, और आना भी ऐसा ही चाहिए। फिर किसी के भी फेवर में गवर्नमेंट बने, लेकिन जब एक तरफा गवर्नमेंट बनती है तो वो प्रॉपर काम कर सकती है, वरना फिर दूसरी चीज़ों में उलझ के 5 साल कब बीत जाएंगे पता नहीं चलेगा और जनता सब देखती रह जाती है। आरसी जी, कॉन्फिडेंट बहुत है कांग्रेस इस बात को लेकर भी कि हम सिर्फ जीत नहीं रहे बल्कि बहुमत के साथ जीत रहे हैं, और जब बहुमत के साथ जीत रहे हैं तो हमें जरूरत नहीं है कि हम निर्दलीय या बागियों को मनाएं, क्योंकि सवाल पहले भी उठा था कि क्या बातचीत चल रही है, क्या पहले से कांटेक्ट किया जा रहा है, क्या अभी भी कांग्रेस उसी बात पर काबिज है? क्योंकि पिछली बार भी देखा था जो गवर्नमेंट बनाने में सफलता मिली या बीच में भी जो जिस तरह की सिचुएशन सरकार को देखने को मिली थी, उसमें भी इनका सहयोग बहुत अहम था। तो क्या आज के वक्त में भी जब 3 तारीख काउंटिंग का डे है, सबको इंतजार, उससे पहले संपर्क में है निर्दलीय और बागी, ये साथ आएंगे कांग्रेस के? श्वेता जी, मैं कहना चाहूंगा कि 2018 से पहले अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे भाजपा के, 163 भारतीय जनता पार्टी की सीट थी, और वो कहते थे अंगद का पांव है। उस अंगद के पांव को इस राजस्थान की स्वाभिमानी जनता ने उखाड़ के फेंका, क्योंकि राजस्थान की जनता कभी भी अहंकार और अभिमान को पसंद नहीं कर सकती। आप और हम सब जानते हैं कि देश के अलग अलग 12 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने, जहां पे जनादेश को नकार दिया गया था, जहां पे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटें आई, उन्होंने अपनी जो चुनावी एजेंसियां जो बना दी हैं, ईडी, सीबीआई, आईटी को, और तमाम धनबल का और दूसरी चीजों का दुरुपयोग करके 12 राज्यों में जहां पे जनादेश नहीं दिया, वहां पे उन्होंने सरकारें गिरा के और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकारें बनाई। तो निश्चित रूप से हमें जो जनता के जनादेश को कुचलने का जो भी कोई प्रयास करता है, उसके सामने उन्हें चुनौती देके खड़ी की। दूसरा, अभी भारतीय जनता पार्टी की नेता अपूर्वा जी ने पर्सन उठाए महिलाओं को लेके। मैं उम्मीद भी करता हूं कि उन्हें महिलाओं का दर्द होना चाहिए, क्योंकि वो एक स्वयं महिला है। 2014 में भी महंगाई के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी की नेताएं बहुत बोलती थी, और ये भी मुद्दा उठाएं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन्हीं के एनसीआरबी के जो डाटा है, गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं, उनके द्वारा जो जारी होता है, वो ये गृह मंत्रालय का डाटा ये बताता है कि पॉक्सो एक्ट में सबसे अधिक मुकदमे जो दर्ज हुए, जो नाबालिग बालिकाओं के साथ में दुष्कर्म हुए, वो मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है, जहां पे 3 लाख से अधिक अगर महिलाएं और बालिकाएं गायब हो गई, वो डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश नंबर 1 है। मैं प्लीज इनकी, क्योंकि महिलाएं प्रदेश इन्होंने अपना पक्ष रखा है, तो मैं एक बार आप इजाजत दें, क्योंकि इन्होंने ये नैरेटिव बनाने का प्रयास किया है। हाँ, राजस्थान की सरकार ने एक काम किया, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने यह तय किया कि जो हमारी बहन बेटियों की तरफ आंख उठाने का दुस्साहस करेगा, ऐसे दरिंदों को हम जेल की सलाखों के पीछे बैठाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी का बुलडोजर कहां चल रहा था? उन बेचारी बेबस और अबला बालिकाओं के घर पे चल रहा था। पुलिस के पहरे में आधी रात को दुष्कर्म पीड़िताओं को जला दिया जाता था। हाथरस की घटना, कठुआ की घटना, उन्नाव की घटना, इस देश का कोई भी व्यक्ति भूल नहीं सकता। न्याय मांगती हुई हमारी राष्ट्रीय गौरव की बेटियां जंतर मंत्र पे जब दिल्ली पुलिस के पांव से कुचली जा रही थी, उस दृश्य को कोई भूल नहीं सकता। इसलिए मैं ये कहता हूं कि सियासत इतनी भी हल्की ना हो कि अपनी सत्ता पाने के लिए तथ्यहीन और निराधार और राजस्थान की 8 करोड़ जनता को आपने अपमानित करने का प्रयास किया। एक आप जैसी सेलिब्रिटीज ने कैंपेन चलाया था मी टू के अंदर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार का मंत्री गया था। उन बेटियों ने साहस किया था कि इन्होंने हमारे साथ में अनैतिक कार्य करने का प्रयास किया। वैसे ही राजस्थान की पुलिस ने कैंपेन आवाज चलाया और कहा बेटियों को जो भी आपकी तरफ नजरें और निगाह डालने की कोशिश करता है, आइए और इसीलिए कांग्रेस ये कहती है कि मामले इसलिए क्योंकि ज्यादा से ज्यादा दर्ज हुए, इसलिए नजर आते हैं कि इतने क्राइम का रेट इतना बढ़ा है, जो बार बार विपक्ष सवाल उठाता है। लेकिन अपूर्वा जी, महिलाओं को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर जो मुद्दा था वो बीजेपी प्रमुखता से उठा रही थी और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, जहां पर वोटिंग पर्सन में भी वो आगे रही है। राजस्थान में किसके साथ महिलाएं गई, खैर वो तो बाद में तस्वीर साफ होगी, लेकिन सुरक्षा को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, ठीक है, ये बात क्यों उठती है कि एक राज्य में कुछ अलग ही होती है नीतियां और वही दूसरे राज्य के लिए कुछ अलग मुद्दे हो जाते हैं, वही घटनाएं दूसरे राज्य में होती है। ये बात, ये सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं, कांग्रेस हो या बीजेपी, कोई भी एक कॉमन सवाल है जो हमेशा उठता है कि आप एक राज्य के लिए तो बहुत कुछ करने की बात करते हैं और जहां खुद की सत्ता होती है वहां पर इस तरह की घटनाएं होती है और इसीलिए ये मुद्दा दूसरी पार्टी को मिलता है।
देखिए श्वेता जी, राजस्थान के परिदृश्य में अगर मैं बात करूं तो राजस्थान ने पिछले 5 साल में जो कुशासन देखा है ना, ऐसा तो महिलाओं ने कभी इस राजस्थान की धरा पे मुझे लगता है कभी अनुभव ही नहीं किया होगा। 35,000 से ज्यादा महिलाओं के साथ में एट्रोसिटीज होती रही। ठीक है, यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता आते हैं, अन्य राज्यों को गिनाते हैं, पर मैं कहती हूँ क्या इनका दायित्व राजस्थान की महिलाओं के प्रति नहीं बनता? क्या यहाँ की बच्चियों की सिसकियां सुनने का अधिकार इनका नहीं बनता या दायित्व इनका नहीं बनता? मैं आपको 3 घटनाएं बताती हूँ। पहली घटना हुई थी नैना साहनी की, जो कांग्रेस के शासनकाल में हुई थी, जब एक महिला को काट के तंदूर में जलाया गया था। दूसरी घटना हुई थी भवरी देवी की, वो भी उसके अंदर भी कांग्रेस के ही नेता संलिप्त थे, जेल के अंदर सलाखों के पीछे वो गए। और आप देखिए वो भी कब हुआ? कांग्रेस के शासनकाल में हुआ। और तीसरा सबसे विभत्स घटनाक्रम अगर हुआ तो यहाँ भीलवाड़ा के अंदर, कोटड़ी के अंदर हुआ, जब एक लड़की को उठा लिया गया, गैंगरेप हुआ और उसके बाद में टुकड़े काट के भट्टी के अंदर जला दिया गया। ऐसा क्यों है कि ये तीनों ही जो है विभत्स घटनाएं वो कांग्रेस के शासनकाल में हुई हो? मी टू कैंपेन को मैं कहती हूँ चौधरी साहब अब मुझे याद ना दिलाएं, वरना एक मूवी आई थी, मैंने यूट्यूब पे देखी थी, अजमेर फाइल्स। अगर आपने नहीं देखी हो तो आपके कितने बड़े बड़े चेहरे उस अजमेर फाइल्स के अंदर दबे हुए हैं, वो आप उठा करके देख लें। तो इस बात पर तो हम बात ना करें, बात हमें करनी चाहिए उस विचारधारा पर, बात करनी चाहिए महिलाओं की सुरक्षा पे। जो 35,000 यहाँ पे सिस्कियां हैं, जो 35,000 महिलाएं जिनके अगेंस्ट यहाँ पे एट्रोसिटीज हुई हैं, क्या वो दायित्व राज्य सरकार का नहीं बनता? क्या अपराध केवल एक महिला के खिलाफ ही हुआ? हमने तो प्रत्येक कदम पर उन महिलाओं के साथ में समदृष्टा, समश्रोता, संभोक्ता होकर के मुखर तरीके से आवाज उठाई है। मगर मैं जानना चाहती हूं कि प्रशासन और शासन का क्या दायित्व बनता था और उस दायित्व पे ये कहां खरे उतरे हैं? इस बार जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है ना, मैं आपको बताती हूँ, नव मतदाता आया आशीर्वाद देने तो भारतीय जनता पार्टी को आया, महिलाएं बढ़ चढ़ के आगे आई तो भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने आई, युवा बढ़ चढ़ कर आए तो भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने आई, दलित आए तो भारतीय जनता पार्टी को। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं आपको कह रही हूँ ना, मैंने पिछले 5 साल में उनके समदृष्टा और संभोक्ता होकर के उनके जीवन को जिया है, उनके जीवन को देखा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने कैसे दलितों के ऊपर जो है वो टॉयलेट कर दिया जाता था, कैसे दलितों को कुचला गया, कैसे महिलाओं की आवाज को दबाया गया, कैसे युवाओं के सपनों को तोड़ा गया, 70 लाख युवाओं के साथ में खेल कर गए। अगर बीजेपी की सरकार राजस्थान में बनती है तो ऐसी तस्वीरें राजस्थान की जनता नहीं देखेगी, कम से कम नहीं देखेगी, बिल्कुल नहीं देखेगी। ये आपके लिए प्रायोरिटी में रहेगा, प्राथमिकता में रहेगा सरकार के लिए कि ये महिला सुरक्षा और युवाओं के सपने और दलितों का सम्मान और किसानों का जो आत्मसम्मान है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी सदैव से प्रतिबद्ध थी, है और रहेगी। ये सवाल इसलिए क्योंकि देखिए पहले बातें बहुत होती है अपूर्वा जी, लेकिन सरकार बनने के बाद प्राथमिकताएं बदल जाती हैं और ये प्राथमिकताएं ना बदले, जो वादे किए जाते हैं और जो प्रमुखता से बात कही जाती है, भले उसमें सरकार का फायदा हो या ना हो, लेकिन उसे प्रमुखता से लेकर उस पर काम करने की जरूरत अगर सरकार महसूस करे तो बिल्कुल रिवाज हमेशा बदल सकता है। जरूरी नहीं कि हमेशा राज ही बदले, 5-5 साल में कोई भी सरकार तब कर सकती है। कमेंट आप कुछ करना चाहते हैं? मैं कहना चाह रहा था कि इन्होंने बहुत ही अच्छे शब्दों का प्रयोग किया, दलितों की इन्होंने जिक्र किया, किसानों का जिक्र किया। 3 काले कानूनों के कारण 750 किसानों के अकाल मौत के मुंह में धकेलने वाली कौन है? भारतीय जनता पार्टी। पानी मांगने वाले किसानों को गोलियों के माध्यम से सुलाने वाले राजस्थान की धरा पे कौन है? भारतीय जनता पार्टी। किसानों की किसने जमीन नीलाम करी? आप इतनी चिंता करते हैं, यहाँ पे एक दलित जो अय्यन थे उसको पीट के जो जिंदगी की अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको पीटने वाले को टिकट से नवाजने वाली भारतीय जनता पार्टी। इसी को कहते हैं, बेटियों की बात करते हैं, सूबे के अंदर मुख्यमंत्री थे, पॉक्सो एक्ट कौन लेके आया? यूपीए की सरकार लेके आई। पॉक्सो कोर्ट का गठन करना था सूबे के अंदर, मुख्यमंत्री से लेके नहीं किया। आपको उनकी बात पे कमेंट करना था, आपने किया। मुस्लिमों के साथ में जो तिरंगा लेके यात्राएं निकाल रहे थे, कठुआ की घटना को कौन भूल सकता है इस देश के अंदर? ये दरिंदों के साथ खड़े होने वाले भारतीय जनता पार्टी, जहां पे ब्रजभूषण जैसे संसद के अंदर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में जवाब दीजिए। आके राहुल गांधी जी यहाँ पर आते हैं, कह के जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10, और क्या हुआ? 19,422 किसानों की जमीन यहाँ नीलाम हुई, 350 से ज्यादा किसानों ने यहाँ पर आत्महत्या की। आज भी गंगानगर के अंदर तीनों की खेती बर्बाद हुई। ठीक है अपूर्वा जी 1 मिनट। देखिए आप दोनों के मुद्दे भी ठीक है, आप लोग की सरकार ने जो काम किया या जिनके अगेंस्ट मुद्दा उठाया वो भी किया आपने, फिर चाहे राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, दूसरे राज्य हो, किसकी सरकार हो, बिल्कुल ठीक है, आप सवाल उठाइए, आपको राइट है, जहां पर विपक्ष में है वहां भी, जहां आप सत्ता में है वहां भी। लेकिन क्योंकि हम बात राजस्थान की कर रहे हैं, देवेंद्र शास्त्री जी, एक अहम बात है। देखिए एक बात है जो बीजेपी बार बार कह रही थी जब एग्जिट पोल नहीं भी आते, देखिए अभी तो फेवर में आए हैं, कांग्रेस के लिए भी अच्छी बात है, ऐसा कहीं नहीं है कि दिखा रहा हो कि कांग्रेस की सरकार नहीं बन रही है, कई लोग ये दर्शा रहे हैं कि वो मेजॉरिटी में आ रही है। लेकिन एक अंडर करंट की बात कही जाती है बीजेपी की तरफ से कि एक अंडर करंट है, क्या यही मुद्दे हैं कि जो युवा महिला इनको लेकर बात की जा रही है कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है इस महापर्व में, वोट कास्ट किया है,
क्या अंडरकरंट इन्हीं मुद्दों को लेकर है कि जो ऊपर दिख रहा है वो है नहीं, और क्या ये अंडरकरंट महज बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए नहीं? क्योंकि कई जो ग्रामीण महिलाएं हैं या जो पुरुष हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको ये चर्चा करते हुए, ग्राउंड जीरो की मैं बात कर रही हूँ, सुना गया कि चलिए ठीक है हम कल वोट डालना है, लेकिन अगर हमने बीजेपी को वोट डाला तो क्या जो हमें फायदा मिल रहा है, जो योजनाएं हैं वो हमें नहीं मिलेगी? क्या हमें इसको लेकर भी एक कंफ्यूजन लोगों के मन में था कि हम इसको चुने या उसको चुने? तो ये भी तो एक अंडर करंट है कि आखिर वो मतदाता कहां गया होगा जो इन दोनों को लेकर थोड़ा कंफ्यूज था। देखो श्वेता, जो वोटिंग हुई है, जैसे पूर्वा जी कह रही हैं कि जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है या वोट का नंबर बढ़ा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा। तो देखिए, ये सुनिश्चित करना ये बड़ा मुश्किल है। देखिए, इस बार जो इलेक्शन कमीशन ने एक कैंपेन चलाया था, अगर आपको ध्यान हो, 100% वोटिंग करानी है। उसके लिए बाकायदा कैंपेन चला, विज्ञापन छपे और कुछ अतिरिक्त कोशिशें भी हुई, जिसमें महिलाओं के लिए अलग से मतदान केंद्र बनाए गए, युवाओं के लिए अलग से मतदान केंद्र बनाए गए, बुजुर्गों के लिए और दूसरे लोगों के लिए भी ये सब अरेंजमेंट किया गया। तो उससे निश्चित रूप से एक बढ़ा, लेकिन परसेंटेज आप देखिए, जब टोटल नंबर में से जो परसेंटेज है उसमें कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आया। बिल्कुल 74.6 के आसपास पहले हुआ था, इस बार शायद 74.9 कुछ हो गया है, 75 से ऊपर। हाँ। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ट्रेंड तो जो है वो पिछले बार के जैसा ही है। इसलिए ये कहना कि ये इस पार्टी के पक्ष में या उस पार्टी के पक्ष में, ये बड़ा मुश्किल है। तो इसका तो दावा मुझे नहीं लग रहा है कि वो कोई पार्टी को करना चाहिए और वो रिजल्ट में तब्दील हो सकता है। लेकिन ये है कि दो और तरीके हैं जिनसे आप अनुमान लगा सकते हैं कि देखिए, आज जो आप जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जो राशन है वो 81 करोड़ लोगों को दिया जाएगा, यानी कि 81 करोड़ लोग अभी भी मुफ्त के राशन के लिए मोहताज हैं इस देश में। तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि लोगों को कुछ बेनिफिट चाहिए। जहां आप बेनिफिट देंगे वो वोटर या वो व्यक्ति उसके प्रति थोड़ी सहानुभूति रखेगा। तो एक पॉइंट तो आप ये ले लीजिए। ठीक है। दूसरा पॉइंट आप ले लीजिए कि राजस्थान एक टिपिकल ऐसा स्टेट है जिसमें जाति के आधार पे फैसले और वोटिंग होती है। और तीसरा ये कि जो भारतीय जनता पार्टी का अपना एक तरीका है चुनाव लड़ने का, वो ये है कि एक धर्म भी उनका आधार है जिसके ऊपर वो जोर देते हैं। और राम मंदिर का भी मुद्दा इसमें बहुत उछाला गया और हिंदू मुसलमान का और डिवाइड का ये इशू भी काफ़ी लाया गया। तो इसमें ये तय करने की बात है कि जो गरीब तबका है इतना बड़ा, उसको जाति आधार पे देखेंगे तो कौन किसके साथ है आप देख लीजिए। दलित वर्ग जिसमें बहुत सारी जातियां आती हैं, उनका क्या रुझान रह सकता है, किसान क्या फैसला कर सकते हैं, क्योंकि किसानों ने पिछले दिनों भुगता है दोनों से, कांग्रेस से भी भुगता है, भारतीय जनता पार्टी से भी भुगता है। इसलिए वो किनसे क्या आशा कर सकते हैं? मुझे लगता है कि जो चीज उनको मिल रही है और उसके जाने का अगर खतरा उनको नजर आता है, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ एक प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने यह कहा कि कुछ लोग रेवड़ी बांट करके वोटों को प्रभावित करना चाहते हैं। तो यानी कि वो जनता को किसी तरह की रेवड़ी जैसी कोई सुविधा है वो देना, शायद वो एक तरह से मैसेज है कि भारतीय जनता पार्टी उसकी तरफ नहीं जाएगी। ठीक है, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। हाँ, तो एक गरीब तबका जो है क्या फैसला करेगा आप सोच सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अब वाइंड अप करना है डिबेट। एक पॉजिटिव नोट में चाहूंगी कि मैं आप वाइंड अप करें, दूसरे की नेगेटिव से बेहतर कि अपनी बात रखते हुए। अपूर्वा जी और आरसी जी, आप दोनों से एक एक लाइन का कमेंट। देखिए श्वेता जी, जनता को मैं आश्वस्त कर रही हूँ, वैसे तो जनता ने आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्रोवाइड कर दिया है, हमें पता है, मगर जनता के लिए एक ही शब्द है कि जनता दुख के दिन बीते रहे भैया, सुख भरे दिन आए रहे। और जनता की जो भी आशाएं हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी खरी उतरेगी। और भारतीय जनता पार्टी पे इतना विश्वास जताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आरसी जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि यूपीए की सरकार के अंदर एनएफएस से आरटीआई, आरटीई, मनरेगा जैसे कानून बना के उन्हें कानूनी अधिकार दिया। राजस्थान की सरकार ने राइट टू हेल्थ हो, मिनिमम गारंटी एक्ट हो, चाहे इंदिरा शहरी रोजगार गारंटी एक्ट हो, लोगों को कानूनी अधिकार देकर सशक्त करने का काम किया। और जो शास्त्री जी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी का एक ही आधार
विभाजन, जाति, धर्म, मजहब उसके आधार पे, और राजस्थान की जनता उसको चुन रही है जो पूरे देश के अंदर उसकी संस्कृति को एक जो जोड़ने वालों को, भाईचारे को, मोहब्बत वालों को जो लेके चल सकते हैं। और ये जो कानून है वो हिंदुस्तान की तमाम आबादी के लिए, राजस्थान से जुड़ा हुआ था, जनता के लिए है, और यही ना कि 50 लाख किसी एक जयपुर की सड़कों पर ही। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और आप दोनों को भी शुभकामनाएं। देखिए, अपनी अपनी बात आपने रखी, कॉन्फिडेंट दोनों ही है, बीजेपी भी कांग्रेस भी, कि हमारी सरकार आएगी। जनता तो तय कर ही चुकी है, बस 36 घंटे से भी कम वक्त बचा है जब यहाँ काउंटिंग शुरू हो जाएगी और तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगेगी कि आखिर रुझानों में और फिर परिणामों में कौन आगे है और किसके दावे सही साबित होते हैं। और उसके बाद आकलन ये भी होगा कि आखिर किन आधार पर, जो आधार जिन पर चर्चा हो रही है, जिसको लेकर कॉन्फिडेंट यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस है, क्या वही या फिर कुछ और। तस्वीर जनता सिर्फ राजस्थान की नहीं, पूरा देश देखना चाहते हैं कि राजस्थान का जो चुनाव है वो आम राज्यों की तरह नहीं थे, तो जब वैसे चुनाव नहीं थे तो परिणाम भी वैसे नहीं होंगे। लेकिन कितने एग्जिट पोल के नजदीक है या इससे इतर है, वो तस्वीर भी 3 दिसंबर को साफ होगी। फिलहाल के लिए बिग फाइट लाइव में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।